नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो मैगजीन है डिकोड एग्जाम की, उसके जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम वाला जो सूचना है यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, जो न्यूज है, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, कि क्या कुछ चीजें समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित रही हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि इंटरनेशनल जो आपके करंट अफेयर्स हैं, घटनाक्रम जो रहे हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये मैगजीन सभी के पास होगी। अगर नहीं होगी तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर, या फिर सीधे जो है आप डिकोड एग्जाम ऑफिशियल के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, वहां पर ये मैगजीन आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आइए सीधे हम लोग देखते हैं क्या कुछ आज हमें पढ़ना है। ओके, चलिए। नंबर 1, सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट एटना। अच्छा, एक काम करिए आप लोग कि बगल में कॉपी जरूर रखे रहिए। ठीक है, 2-3 दिन बाकी है, उसमें आप अच्छे से चीजों को कर ले जाएं। जो कहूंगा उसको रेडी कर लीजिएगा आप लोग। नंबर 1 पॉइंट क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना। तो इटली में यूरोप की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना फट गया, जिससे सिसिली के आसमान में राख और धुएं का गुबार फैल गया एक तरीके से। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि ऐसे ज्वालामुखी जो जिनमें हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ हो, वो ज्वालामुखी कई बार चर्चाओं में रहते हैं और उनके बारे में न्यूज में चर्चाएं होती रहती हैं और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक बात। दूसरा, ज्वालामुखी के बारे में आप डिटेल्स में जानकारी ले लीजिएगा, और कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, और उनकी अवस्थिति कहां पर है, यानी कि वो कहां पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आज ही क्लास के बाद क्या करिएगा, वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी के बारे में डिटेल्स में जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक प्रश्न हर हाल में डैम श्योर है कि ज्वालामुखी से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, भूलिएगा तो नहीं। चलिए, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप चीजों को भूलिएगा नहीं, करते होंगे जरूर से। निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां देश जो है हो गया है। तो निकारागुआ ने 2 जून 2025 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिससे वह इस ऐतिहासिक संधि को अपनाने वाला जो है 101वां सदस्य देश बन गया है। ठीक है, यह समझौता जून 2022 में जिनेवा में हुए 12वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में जो है क्या किया गया था, अपनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, बाकी WTO जो चर्चाओं में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसके बारे में आप लोग WTO के बारे में ही आप लोग डिटेल्स में जानकारी ले लीजिएगा। हो सकता है WTO की स्थापना, इसका मुख्यालय, इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ ले। तो 3 फैक्ट WTO के बारे में आज ही अभी क्लियर कर लीजिएगा। मैंने दैनिक रिपोर्ट जो करंट अफेयर्स में कराता हूं, उसमें मैंने डिटेल्स में आपको बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं। ठीक है, चलिए। अमेरिका में 12 देशों के प्रवेश प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। अभी हाल ही में अमेरिका में सिक्योरिटी चीज को लेकर के ये फैसला जो है लिए गए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति वहां के कौन से हैं? डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। उन्होंने ही राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों का हवा देते हुए 12 देशों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह घोषणा कहां कहां के लिए है? अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरीके से क्या किया? प्रतिबंधित और सीमित करती है। अमेरिकी प्रशासन ने बताया कि 7 अन्य देशों के लोगों के प्रवेश पर भी आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। वो कौन कौन से देश हैं? जैसे बुरुंडी हो गया, क्यूबा हो गया, लाओस हो गया, सिएरा लियोन हो गया, टोगो हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और वेनेजुएला जो है इसमें क्या है, शामिल है। इन देशों के जो भी नागरिक होते हैं, उनकी यात्राओं पर जो है अमेरिका में रोक लगा दी गई है। क्यों रोक लगा दी है? जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए अपने आप पे, है ना, अमेरिका की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहरीन, लातविया और 3 अन्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हो गए हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो है ये सदस्य शामिल हुए हैं। तो महासभा ने लातविया, नाम देखिए, लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक जो है समाप्त होगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप जानते हो कि इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, बाकी अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं 5 अस्थायी सदस्यों में भारत को शामिल किए जाने की बात अक्सर कही जाती है, क्योंकि इसमें 5 देशों के पास एक वीटो पावर होती है कि अगर किसी देश को शामिल करना है तो 5 के 5 की हां होनी चाहिए।
किसी एक देश ने कहा कि भैया इसको नहीं शामिल करना है तो नहीं शामिल किया जाएगा। और इस मामले में भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाने का विरोध कौन करता है? 5 सदस्यों में से चाइना करता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपसे मैं उत्तर की उम्मीद करता हूं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो अस्थायी मेंबर हैं वो बड़े जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। आप जल्दी से कमेंट करिए, मुझे बताइए कि 5 देश कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए 5 सदस्य देश आप जानते हो, जैसे कि ये देखो यहां पे लिखा हुआ है क्या क्या, चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका अस्थायी सदस्य हैं। यही 5 देश हैं, ठीक है। उनके पास वीटो पावर है। 10 गैर अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के लिए क्या कहता है, चुना जाता है। 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर जो है 10 कर दी गई थी, ठीक है ना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ईरान में 8 न्यूक्लियर प्लांट, ये क्या है भाई साहब? तो ईरान ने घोषणा की है कि रूस उसके क्षेत्र में 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा, जो पहले से हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा हैं। यह घोषणा ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामी ने तब की जब संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य AEOI मुख्यालय तेहरान के दौरे पर थे। अच्छा, आप बताइए, एक बात और बताइए कि अभी हाल ही में ईरान ने किस अंतरराष्ट्रीय जो है संगठन से अपने को विड्रॉ करने की बात कही है? वो संगठन कौन है? किस रेफरेंस में परमाणु हमलों को लेकर के आखिर ईरान ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से अपने आप को बाहर करने की घोषणा कर ली है? मैंने आपको कई बार यह प्रश्न कराया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये क्या है भाई साहब? इजराइल ने 13 जून 2025 की सुबह ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया, ठीक है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य ईरान के परमाणु क्षमता को क्या करना है? खत्म करना है, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है। और अमेरिका भी जो है दरअसल क्या चाहता है? यही चाहता है कि भैया ये काम ना करे, लेकिन ईरान है कि सुनता नहीं। ईरान कहता है ना ना जी, हम तो करेंगे। और इसी मामले में भारत भी जो है कहीं ना कहीं दोनों देशों के साथ में एक डिप्लोमेटिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का संबंध ईरान और इजराइल दोनों के साथ रहा है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और इसी रेफरेंस में क्या हुआ था? अमेरिका ने जो है 3 परमाणु हथियार जो है इनके स्थानों पर क्या किया था? हमला किया था। और इसी के रेफरेंस में ईरान ने कहा था कि भैया इस संगठन से हम अब बाहर होते हैं। अगर ये हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, इस पर अगर वो अमेरिका को कह नहीं सकता, तो क्या मतलब है इस संगठन में हमारे रहने का? उस पर्टिकुलर संगठन का नाम क्या था बताइएगा मुझे। चलिए, वियतनाम साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। ब्रिक्स BRICS, बी से क्या ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड BRICS से साउथ अफ्रीका 5 अस्थायी मेंबर होते हैं, आप जानते होंगे। ब्रिक्स में भी हाल ही में कई अन्य देश भी शामिल कर लिए गए हैं, वही मैंने आपको कई बार बताया है। तो अभी क्या हुआ कि ब्राजील जो है कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि वियतनाम साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। अभी वियतनाम, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान ब्रिक्स के साझेदार देशों की सूची में क्या है शामिल है। इन देशों के नाम याद रखिएगा। हो सकता है यही पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा देश साझेदार देशों की सूची में शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा, ये देशों के नाम। नेक्स्ट है, अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। वही अभी जो बात मैं आपसे कह रहा था कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था इनके परमाणु ठिकानों पर, ठीक है। बमों का पूरा पेलोड प्रमुख परमाणु केंद्र फादो पर गिराया गया। 8B हैरियर RF A-18 तथा UK हैरियर GR7 और C हैरियर की जगह जो है लेगा ये, ठीक है। इसको छोड़ दो, पॉइंट हटा दो, मेन पॉइंट ये याद कर लो आप बस, ठीक है। चलो, IAEA से सहयोग निलंबित करने को मंजूरी अभी की है, यानी कि ईरानी संसद ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था, यही वो संस्था है जिससे जो है ईरान ने खुद को बाहर रखने की बात कही कि भैया हम तो इससे बाहर होते हैं। और इस पर जो है वहां के पार्लियामेंट में जो है एक जो है लॉ, मतलब एक विधेयक पारित कर दिया गया है। क्यों पारित कर दिया गया? उसने कहा कि भैया अगर अमेरिका ने हमला किया हमारे पर और इस संगठन ने कोई भी अपनी औपचारिक बातचीत नहीं की, ना कोई एक्शन लिया, तो अगर ऐसे में अगर इस संगठन का फिर औचित्य क्या रह जाता है, इसका मूल्य क्या रह जाता है अगर वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। तो इसीलिए ईरान ने कहा कि भैया हम तो जाते हैं बाहर, अपन नहीं रहेंगे, आप लोग रहो, मौज मस्ती करो, हम तो इस संगठन में नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने भी कई सारे अंतरराष्ट्रीय कई अन्य प्रमुख जो है संगठनों से बाहर होने की घोषणा की है, ठीक उसी प्रकार से ईरान ने भी
जो है अमेरिका के द्वारा वहां के 3 जो है परमाणु ठिकानों पर हमला किए जाने के रेफरेंस में ही इससे जो है उसने बाहर रहने की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए याद देखिएगा, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था जो है, ठीक है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसके साथ जो सहयोग निलंबित जो कर रहे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में कराया है। जरा मुझे बताइएगा कि इसकी स्थापना कब होती है। ठीक है, चलिए, और इसका मुख्यालय कहां पर है। नेक्स्ट है, निकारागुआ प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से अलग हुआ, यानी कि निकारागुआ सरकार ने पेरिस स्थित संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट है, यार ये पॉइंट मुझे कुछ गलत लग रहा है, जरा एक बार सर्च करो ये क्या पॉइंट है, ये कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, इसको हटाओ, ये पॉइंट जरा मैं क्लियर करके बताऊंगा आपको, ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको हटाइए, इसको कट करिए, गलत नहीं पढ़ना है ना, पॉइंट हटाइए इसको मैं कंफर्म करके आपको बाद में मैं आपको वो कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। ठीक है, हटाइए इसको। दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी, क्या दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पैटर्न भुगतान प्रणाली शुरू, यानी कि भूटान ने विनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी विनेंस पे और भूटान के पहले पूर्ण डिजिटल बैंक डीके बैंक के साथ सहयोग करके दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पैटर्न भुगतान प्रणाली शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये नाम जो है याद रखिएगा और देश का नाम याद रखिएगा बस। डोनाल्ड ट्रंप जी ने ईयू पर यानी कि यूरोपीय यूनियन पर 50% आयात शुल्क जो है लगाया हुआ है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ से अमेरिका में आने वाले सभी उत्पादों पर 50% आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, किसके द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ठीक है, ये आजकल कई सारे कारनामे करते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान के जब पीएम और राष्ट्रपति जो बनते हैं वो भी कारनामे करते रहते हैं। उत्तर कोरिया के जो चिंग पोंग चुंग जो भी हैं, किम जोंग जी हैं, वो भी खतरनाक काम करते रहते हैं। तो एक दिन मेरे जो है यूट्यूब पर जो है मेरा जो चैनल है HRDI का, वहां पर एक लड़के ने कमेंट किया, तो उसका नाम था किम जोंग उंग, है ना, उत्तर कोरिया का राजा किम जोंग जुंग। बड़ा अच्छा कमेंट करता है लड़का वो। एक का नाम था क्यूट तिवारी, बड़ा अच्छा नाम था। मैंने कहा यार ये बढ़िया है आप। तो यह निर्णय 1 जून 2025 से प्रभावी हो गया है, जो कि अमेरिका ने लगाया है। उन्होंने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ईयू लंबे समय से अमेरिका के साथ व्यापार में अनुचित व्यवहार कर रहा है और अमेरिका को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आजकल डोनाल्ड ट्रंप जी को जहां लिखता है कि यार यहां से अपन को फायदा नहीं है, वहां से मामला खींच लेते भी। जैसे WHO से बाहर हो गए, WHO से पैर खींच लिया बाहर। WHO पर अमेरिका ने आरोप लगाया, इसने लॉकडाउन मतलब कि कोरोना के टाइम पीरियड में कोरोना के वास्तविक स्थिति के बारे में दुनिया को नहीं बताया, जानकारी झूठी फैलाई और सटीकता के साथ न्यूज नहीं दिया। तो इसके लिए जो है अमेरिका चाइना को भी जिम्मेदार ठहराता है और साथ ही साथ में WHO जो है ठहराता जिम्मेदार, और कहता है कि भैया हम तो WHO में खूब पैसा देते हैं, लेकिन उसके एवज में उतना काम बेहतर होता नहीं, इसलिए अमेरिका ने WHO से अपने पैर पीछे खींच लिए। ठीक है, चलिए, अल्जीरिया बना ब्रिक्स बैंक का नया सदस्य। तो अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह संस्था ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, आप जानते होंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये अपने आप में चर्चाओं में रहता है, और इसमें अभी हाल ही में क्या हुआ, अल्जीरिया बना ब्रिक्स बैंक का नया सदस्य। ठीक है, चलिए, कोलंबिया चीन के BRI में शामिल हुआ, यानी कोलंबिया आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI बोलते हैं हम लोग, में शामिल हो गया है, जिसके लिए उसने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में बीजिंग में एक बैठक के दौरान सहयोग समझौते पर क्या किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, चलिए, दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई-मेथनॉल प्लांट। तो दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का ई-मेथनॉल जो है प्लांट है, ठीक है, दक्षिणी डेनमार्क के कासो में शुरू हुआ, जो शिपिंग को हरित बनाने और जलवायु परिवर्तन को से लड़ने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ओके, तो ये जो प्लांट है ई-मेथनॉल, इसको आप लोग याद करिए, याद रखिए कहां पर ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है टोरेज, वैश्विक प्लेटफॉर्म। तो सऊदी अरब ने 22 मई 2025 को औपचारिक रूप से टोरेज, ठीक है, नामक एक वैश्विक मंच यानी ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसे पर्यटन, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्थिरता क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं को जोड़ने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया अपने आप में, यानी ग्लोबली ये काम करेगा बड़े अच्छे रूप में। नेक्स्ट है मॉरिशस ISA के भागीदार ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है,
तो मॉरिशस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए इसको बोलते हैं ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं इसको, है ना। आप जानते होंगे भारत इसका मुख्य जो है देश है। तो इसके साथ भागीदारी ढांचे में पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश और बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद विश्व स्तर पर चौथा देश बन गया है, ठीक है। जो 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। कौन? आईएसए। आईएसए की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फ्रांस और जो है आपका किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। और आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? गुड़गांव, ठीक है, याद रखिएगा। माउंट लेबो टेबी ज्वालामुखी में विस्फोट अभी हाल ही में हुआ है। तो इंडोनेशिया के पूर्व नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित माउंट लेबो टेबी ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ है। तो इसका नाम याद रखिए, कहां पर हुआ ये? ठीक है, इंडोनेशिया में है ये, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, यूएई को इंटरपोल की शासन समिति का अध्यक्ष जो है अभी बना है हाल ही में। तो संयुक्त अरब यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात के आंतरिक मंत्रालय को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको इंटरपोल भी जानते हैं, मूवीज में अक्सर आपने सुना होगा इंटरपोल का नाम, है ना। तो इंटरपोल की शासन समिति का अध्यक्षता के लिए चुना गया, किसको? यूएई को, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को। इसके साथ ही यूएई इस नवगठित अस्थायी समिति की अध्यक्षता करने वाला पहला देश बन गया है और 2 साल का कार्यकाल जो है क्या करेगा? पूरा करेगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है? याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, सोने को तुरंत नगद में बदलने के लिए गोल्ड एटीएम, ये क्या है भाई साहब? तो चीन ने अपना पहला गोल्ड एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन को बोलते हैं, शुरू किया है, जिसे गुआंगडोंग स्थित शेंजेन किंग हुड होल्डिंग्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि आपके पास अगर गोल्ड है और आपको उससे पैसा चाहिए तो क्या होता है? आप जनरली आप सोनार की दुकान पर जाते हैं या बैंक में जाते हैं, तब वहां से पैसा मिलता है। लेकिन यहां पर क्या होगा? एक ऐसा एटीएम होगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, एटीएम में क्या करते हैं? एटीएम कार्ड डालते हैं और वहां से पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि एक ऐसा एटीएम होगा जहां पर क्या होगा कि आपने अपना गोल्ड यहां पर दिया और तुरंत उसका नकदी पैसा आपको मिल जाएगा फट से, ठीक है। एग्जैक्ट जो अभी आपका जितना उसका भार वेट होगा, जो रेट चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको पैसा तुरंत हैंड टू हैंड मिल जाया करेगा। तो ये पहली मशीन है अपने आप में, चाइना ने इसको विकसित किया है, ठीक है। चलिए, ऐसे वाटर एटीएम और बाकी सामान मास देखा होगा आपने, उसी प्रकार से ये भी अपने आप में एक नई प्रकार के एटीएम है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सैंटियागो नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो न्यूयॉर्क यानी कि स्थित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी सैंटियागो नेटवर्क में शामिल हो गया है। कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी। भैया जी एक बात ध्यान रखिएगा, यूएनडीपी के बारे में प्रश्न कई बार पूछता है आपके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी क्या, यूएनडीपी का मुख्य कार्य क्या है जरा बताइएगा। यूएनडीपी हो गया, यूनिसेफ, यूएनडीपी और यूनिसेफ दोनों बड़े महत्वपूर्ण संगठन हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, यूनिसेफ, ठीक है। यहां से भी खूब प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ठीक। चलिए आगे बढ़े। जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति के अपरिवर्तनीय प्रभाव से निपटने में विशेष रूप से कमजोर देशों और समुदायों का समर्थन करने के लिए विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह उन कमजोर देशों के लिए तकनीकी सहायता और नीति समर्थन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है जो जलवायु प्रेरित नुकसान और क्षति से सबसे अधिक प्रभावित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में नेशनल सिटीजन्स पार्टी का गठन। तो बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल के समय विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र संगठन ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी का गठन किया है। यह निर्णय राजधानी में नागरिक समिति के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित जातीय नागरिक समिति और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन की संयुक्त बैठक में लिया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश में एक न्यूज आपने और देखी होगी, वहां के जो नए नोट हैं वहां पर शेख मुजीबुर रहमान जी का जो चित्र है वो हटा दिया गया है और वहां पर कई प्रकार के सांस्कृतिक जो है कलाकृतियों को शामिल किया गया और उसी में जो है भारतीय मंदिरों को भी शामिल किया, मंदिरों को भी इसमें स्थान दिया गया है ना, जानते होंगे आप लोग। चलिए, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत तो 25 को डेनमार्क ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की, जो एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, सतत ऊर्जा समाधानों में डेनमार्क और भारत के बीच में क्या करना है, सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये जो संगठन बनाया गया है इसके बारे में आप लोग डेफिनेटली याद रखिएगा कि किन दो देशों के तत्वाधान में इसको बनाया गया है। आप कहेंगे सर इंडिया और डेनमार्क के द्वारा, ठीक है ना। यह साझेदारी वैश्विक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को क्या करता है, रेखांकित करता है, ठीक है भाई, ताकि हम कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त कर सके। कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कार्बन तटस्थता बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। आपके मुख्य परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। तो
कार्बन न्यूट्रलिटी को यानी कि कार्बन तटस्थता को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये ना रहे कि इसको स्किप कर दें आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, अमेरिका का अंग्रेजी को अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया गया, यानी कि अब जो अल्टीमेटली क्या होगा, अंग्रेजी वहां पर एक तरीके से आधिकारिक भाषा बन जाएगी, ऑफिशियली लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है। तो ट्रंप जी ने यह निर्णय लिया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभाभिषेकम, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान मुरुगन का मंदिर निर्माण किया गया है। आप जानते होंगे, ही होगा, चर्चाओं में रहा था। जकार्ता मुरुगन मंदिर को श्री सनातन धर्म आलयम के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान मुरुगन को समर्पित इंडोनेशिया का क्या है, पहला मंदिर है, ठीक है। क्या है, पहला मंदिर है, कहां का, इंडोनेशिया का। 2 फरवरी को बहुप्रतीक्षित महाकुंभाभिषेक समारोह के साथ मंदिर को क्या कर दिया गया, खोल दिया गया है, यानी कि अब आप लोग वहां पर सभी लोग जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन क्या किया गया है। यही बड़ा चर्चा में रहा है, कहां पर, जोहान्सबर्ग में। आजकल आप जानते होंगे हिंदू धर्म के जो पवित्र पवित्र मंदिर हैं उनको अलग अलग स्थानों पर प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। श्री स्वामीनारायण मंदिर और सांस्कृतिक परिषद का उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका में हिंदू समुदाय के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर का बहुत बड़ा मंदिर है अपने यहाँ पे। ये जो संस्था जानते हैं स्वामीनारायण संस्था, यही जो है अक्षरधाम से भी रिलेटेड है। दिल्ली में जो अक्षरधाम है आप जानते होंगे, है ना। और इसका मूल जो है छपिया मंदिर, जो जानते हो ना, छपिया मंदिर, तो वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, इसी संस्था से रिलेटेड है। छपिया गोंडा के पास में पड़ता है, जानते हो, मोस्टली लोग गए भी होंगे छपिया, है ना, बड़ा फेमस स्थान है। अगर नहीं गए तो जाइएगा, छपिया मंदिर, है ना, गोंडा में पड़ता है, बहराइच के आगे अगर जाएंगे गोंडा पड़ता है, गोंडा के आगे पड़ेगा छपिया मंदिर, ठीक है। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत मनोरम स्थान है, निश्चित तौर पर जाने का अगर आपको मौका मिले जाइएगा जरूर से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो हमें नहीं पता, उनका ऐतिहासिक जो है जो स्थान है बड़ा मजबूत है अपने आप में। छपिया मंदिर सर्च कीजिएगा नेट पर, आपको आ जाएगा, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जाइएगा वहां पे, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपको फोकस आपका एग्जाम RO का है 2026 का, जो नई वैकेंसी आने वाली है, यानी कि अगर इस वैकेंसी में आप सही से फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, रह गया था, या अभी हाल ही में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपको और तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए डिकोड एग्जाम है, अभ्युदय RO 2026-27 के नाम से एक नया बैच जो है लॉन्च किया है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बाइलिंगुअल फॉर्म में नोट्स मिलेंगे आपको, प्री प्लस मेंस के टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, प्री और मुख्य परीक्षा के PYQs कराए जाएंगे आपको वीडियो के फॉर्म में, खासकर प्री के PYQs कराए जाएंगे आपको, ठीक है। और 5 अगस्त से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। और डेली टेलीग्राम पर क्विज भी चलेगा, प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, मेंटरशिप गाइडेंस आपको मिलेगा, आपको सब कुछ रहेगा, आंसर एंड प्रैक्टिस भी आपकी मुख्य परीक्षा कराई जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय अभी है, नोटिफिकेशन का अगर आप इंतजार करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। वेट मत कीजिए, अभी से लगातार तैयारी करते रहिए और निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता मिलेगी। विगत 5 वर्षों में 45+ सिलेक्शन हमने दिए हैं, और अब आपकी बारी है, आप डिकोड एग्जाम के साथ मेहनत करिए। कुछ हमारी मेहनत, कुछ आपकी मेहनत, दोनों की मेहनत अगर लगेगी तो निश्चित तौर पर सफलता मिलना आपको सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए आज ही दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, यहां पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। RO 2026 लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको कॉल और डिटेल्स मैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, एडमिशन स्टार्ट है, डिकोड एग्जाम का एप्लीकेशन स्टार्ट जो है डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से और आईडी बना लीजिएगा। उसके बाद जो है आप क्या करिएगा, वहां पर अभ्युदय 26-27 के नाम से जो नया बैच होगा फाउंडेशन कोर्स, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एक प्री का भी एक मेंस का भी है, प्री प्लस मेंस का है, तो प्री प्लस मेंस को करिएगा, ज्यादा फायदेमंद रहेंगे आप लोग, ठीक है। और मेंस के साथ में प्री की तैयारी होती है, वह गलती मत कीजिए कि सर पहले प्री करेंगे फिर मेंस करेंगे, ये गलती कतई मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, UNHRC से अमेरिका को अलग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, से अमेरिका को अलग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया गया। आजकल ट्रंप साहब ना कुछ अलग ही दिमाग के रहते हैं, ऐसे ही बिजनेसमैन गजब आदमी है, जहां जहां उनको लगता है कि अपन को फायदा नहीं हो रहा है, वहां से अपने पैर को पीछे खींच ले रहे हैं। गलत बात है ये। अमेरिका अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहा है, ठीक है। जहां युद्ध करवाना हो तो वहां कूद पड़ता है, लेकिन जहां पर लगता है कि यार यहां पर काम बढ़िया होता है, वहां पर नहीं करेगा, उसको सिर्फ फायदा दिखता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप की एक खराब चीज है। किसी भी राष्ट्रपति की अगर ऐसी चीज है
तो नहीं। अब बताइए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से क्यों बाहर हो रहा है, क्या मतलब है? डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया, कह रहा है कि हमने तुमको खूब पैसा दिया, ये गलत बात है ना। चलिए, इससे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भविष्य में किसी भी तरह के आर्थिक सहयोग पर प्रतिबंध रहेगा। नेक्स्ट है, अधिक सोडियम वाले नमक का उपयोग करना घातक। ये भाई साहब एक बड़ी चीज है। वैसे तो कहा जाता है सोडियम के बिना जो है घोंघा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अधिक सोडियम अगर आप उपयोग करते हैं तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अधिक सोडियम वाले नमक का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मतलब क्या चीज है, एक टाइम पर आता था कि सोडियम वाला नमक लीजिए, इसी में सोडियम है, खाइए कि पीजिएगा, नहीं तो घोंघा हो जाएगा, है ना, टॉन्सिल वाली बीमारी हो जाएगी। अब कहा जा रहा है कि अगर ज्यादा हो रहा है सोडियम तो भी दिक्कत हो जाएगी, मतलब ना इधर के हो अपना उधर के हो। बताइए क्या चीज है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर चेताया है। इससे पहले भी संगठन ने गाइडलाइन जारी करके बताया था कि एक दिन में औसतन 5 ग्राम नमक ही खाना चाहिए। गांव में वो डर्रे वाला नमक चलता था, नोन जिसको बोलते हैं ना, डर्रे वाला, तो लोग उसको खाते थे पहले, है ना, नोन जिसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने आधिपत्य हासिल कर लिया और कहा कि हमारा नमक खाइए। इस नमक में क्या है, जो है क्या कहते हैं, ये है सोडियम है। अब भैया एक बात बताओ, तो गांव में जो नमक चलता था पहले किलो के भाव बिकता था, आज भी गांव में डर्रे वाला नमक जो होता है वो बिकता है, खूब बिकता है, नोन जिसको बोलते हैं हम, नोन बोलते हैं, नोन बोलते हैं ना, लोन नहीं, नोन बोलते हैं उसको, हाँ नोन। कहीं कहीं पर उसको लोन भी बोल देते हैं, लोन लोगे तो, हालांकि लोन वाला कर्ज वाला नहीं, कहीं कहीं नोन और लोन दोनों बोलते हैं, हालांकि नोन बोलते हैं उसको, क्या, नोन, नमक को नोन बोलते हैं गांव में। तो भाई साहब ये मिलना बंद हो गया, सब डर गए कि यार बताओ इसको खाएंगे हम लोग, मामला बिगड़ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो नहीं तो इसको पहले ऐसे छोटे छोटे सफेद सफेद दाने होते हैं, आप लोग और एक संभवतः देखे होंगे, शहर के लोग तो नहीं ये देखे होंगे, मैं जानता हूं, हम लोगों ने देखा, हम लोग चूंकि हम लोगों ने खाया है इसको तो हम जानते हैं। ये बोरे में कट्टे भर भर के आता है, फिर उसको जो है क्या कहते हैं, सिलबट्टे पीसा जाता है, बढ़िया खाया जाता है, सब कुछ रहता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कंपनियों डरा दिया कि सोडियम वाला नमक। अब डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है कि अच्छा भैया ज्यादा ही सोडियम खा लीजिएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। बताइए, तो ये सब जो है मामला चलता रहता है। एनीवेज, इसके पहले भी संगठन ने गाइडलाइन जारी करके बताया था कि एक दिन में औसतन 5 ग्राम नमक ही खाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ने डीप सीक पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 फरवरी को चीन के एआई चैटबॉट, क्या नाम है इसका, डीप सीक को सभी सरकारी डिवाइसेस से प्रतिबंध कर दिया है। यह निर्णय सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर लिया गया है, जिसमें गोपनीयता और मॉलवेयर वाले से जुड़े जोखिम का हवाला दिया गया है। एक बात भाई साहब ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी अपने फोन में, लैपटॉप में अनवांटेड एप्लीकेशंस, गेम वाले एप्लीकेशन ये सब डाउनलोड करते रहते हैं, मत क्या करिए, इससे आपका डेटा लीक हो जाता है। वैसे तो आज के इस जो है नेटवर्किंग साइट की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में कुछ भी प्राइवेसी आपकी नहीं है। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपना लॉगिन आईडी, डीओबी, अपना सब कुछ तो आप एक्सेस डालते हैं, आपकी कुछ चीजें प्राइवेसी नहीं, आप खाली हो हल्ला करते रहते हैं, वी हैव राइट टू प्राइवेसी, वी हैव राइट टू प्राइवेसी, है राइट आपकी प्राइवेसी, लेकिन आप अपनी प्राइवेसी को खुद ही लीक करते हैं, है ना, अपनी इंफॉर्मेशन को खुद ही आप गूगल पर डालते हैं। इंटरनेट पर आपने कोई भी चीज डाल दी है भाई, चाहे वो किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, चाहे आप सर्च इंजन के माध्यम से, चाहे किसी सोशल साइट्स के माध्यम से, वो फिर लीक होनी तय है। ठीक है, वो डेटा कंपनी के पास सेव रहता है, आराम से हमेशा के लिए सेव रहता है। ठीक है, तो कुछ भी प्राइवेसी वाली चीज नहीं है। कई बार फोन में आप लॉक लगा के रखते हैं, ये करते हैं, सब बकवास बातें हैं, सब लीक रहता है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, तो अनवांटेड, फिर भी अनवांटेड जो है आप एप्लीकेशन को मत डला करिए, ताकि चीजें सेफ रहें, थोड़ा बहुत जो रह पाती हैं। ठीक है, चलिए, अर्जेंटीना ने, अच्छा इससे पहले कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया ने चीनी टेक कंपनी डीप सीक को सरकारी सिस्टम पर सेवा देने से प्रतिबंध कर दिया था। जैसे अभी हाल में भी कई सारे एप्लीकेशंस को भारत में भी बैन किया है, चाइना के, है ना, ध्यान रखिएगा। इटली और ताइवान भी इस पर बैन लगा चुके हैं। साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया में भी कंप्यूटर पर इसे ब्लॉक किया गया है। चाइना बड़ा खतरनाक देश है भाई साहब। ठीक है, उसके सिस्टम्स, उसकी चीजें अगर आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा खोजी प्रवृत्ति का देश है। चीन एक अजूबा देश है अपने आप में भाई साहब, कहीं पर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो बचना चाहिए इससे आपको। अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा कर दी। बताओ, अमेरिका ने किए थे, अब अर्जेंटीना भी बाहर ही आ रहा है, हम भी नहीं रहेंगे जी, जाओ। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इसी तरह के फैसले के बाद हुआ है। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की सरकार ने डब्ल्यूएचओ की स्वास्थ्य नीतियों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को लेकर के गहरी असहमति जताई है कि भैया तुमने कोविड में मामला ठीक नहीं किया, इसलिए हम तुमसे बाहर होते हैं सनम। ठीक है, तो ये मामला, जैसे
छोटे बच्चे नहीं गुस्सा जाते हैं पापा मम्मी से, नहीं नहीं हम पापा नहीं बात करेंगे, जाओ जाओ हम तो नहीं आएंगे रूम में, जाओ हम तो जाते बहरिया रहेंगे। ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के देश कर रहे हैं। अरे यार ठीक है, एक बड़ी आपदा आई थी अपने आप में, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले जो देश थे जहां की मेडिकल साइंस बहुत अच्छी थी, वो तक धराशायी हो गए। तो डब्ल्यूएचओ क्या कर पाएगा जब इतने बड़े स्तर की महामारी आ गई, सबके सब ये लड़खड़ा गई, तो इतना गुस्सा किस बात के डब्ल्यूएचओ से हम बाहर हो जा रहे हैं? गलत बात है। डब्ल्यूएचओ से बाहर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना चाहिए और एक नए रणनीति के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है ना। चलिए, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पनामा बाहर हो गया भाई साहब। ठीक है, आप जानते होंगे चीन का वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है बड़ा चर्चाओं में रहता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इससे पनामा ने आधिकारिक रूप से बाहर का रास्ता चुन लिया है। ठीक है, राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनो के इस फैसले से अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव साफ नजर आते हैं, खासकर पनामा नहर को लेकर के। ठीक है, पनामा ने 2017 में चीन की BRI में शामिल होने का निर्णय किया, जब उसने ताइवान से संबंध तोड़कर चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, चीन में मिला सबसे प्राचीन जो है क्या कहते हैं जुरासिक पक्षी जीवाश्म। तो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी एंड पैलियोएंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर वांग मिन के नेतृत्व में एक शोध दल ने फुजियान प्रांत चीन में जुरासिक युग लगभग 149 मिलियन वर्ष पूर्व जो है कि 2 पक्षी जीवाश्म जो है खोजे हैं। तो ये चर्चाओं में रहा है, इसको क्या करिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, ब्राजील ओपेक प्लस समूह में प्रमुख तेल निर्यातक देशों में क्या हो गया, शामिल होगा। तो फरवरी 2025 में ब्राजील की सरकार ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन कौन सा है, जिसको हम ओपेक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ओपेक के बारे में क्या, ओपेक के बारे में आप लोग तुरंत पढ़ लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है क्या ओपेक। कई बार ओपेक पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, 1-2 बार नहीं, बहुतेरे बार। ओपेक क्या है, ये किस प्रकार के देशों का संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका मुख्यालय कहां पर है। आज ही क्लास के बाद ओपेक के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस में अपनी सदस्यता को मंजूरी दी है, जो 22 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का क्या है, गठबंधन है। कौन, ओपेक प्लस, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्राजील को आधिकारिक तौर पर 2023 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह निर्णय नवंबर 2025 में 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 के मेजबान के रूप में ब्राजील की भूमिका से पहले आया। आप जानते होंगे COP30 की मेजबानी कौन करेगा, ब्राजील करेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जानते होंगे आप लोग, 2 होती हैं। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है 2 स्तरों पर होती है। एक होती है बायोडाइवर्सिटी के लिए, किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, और एक होती है क्लाइमेट चेंज के लिए। जानते नहीं जानते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, और सीओपी पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका में गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम। ये क्या है भाई साहब, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी अप्रवासियों के लिए वर्तमान में EB-5 वीजा की जगह एक नए गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ठीक है, कंपनियां कार्य वीजा और ग्रीन कार्ड की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए अत्यधिक प्रतिभाशाली कर्मचारियों के लिए $50 लाख के भुगतान पर इमिग्रेशन गोल्ड कार्ड जो है क्या कर सकती है, खरीद सकती है। ठीक, बस इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट को। चलिए, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप प्रस्तुत। ये क्या है भाई साहब, तो चीन ने CR-450 दुनिया की सबसे तेज हवाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का परिचय दिया। इसमें परीक्षण गति 450 किलोमीटर क्या है पर आवर है। ठीक है, यह वर्तमान CR-400 फुक्सिंग ट्रेनों को पार करते हुए रेल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, ये याद रखिएगा पॉइंट। स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई है भाई साहब, बताइए, खतरनाक देश है भाई साहब ये भी अपने आप में। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर यही काम भारत में होता तो पॉसिबल था क्या, नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहां पर धार्मिक आजादी है अपने आप में ना, सभी को अपने धर्मों के अनुसार रहने का अधिकार है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है अपने आप में, है ना। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96,000 रुपए तक का जो है जुर्माना लगाया जाएगा। बताइए कितना बड़ा अमाउंट है अपने आप में। चलिए, जहां पर 500 रुपया चालान काटने पर बाइक वाले
जो लोग होते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ विधायक मंत्री, पता नहीं क्या चाचा हमारे फला है, हमारा विधायक है, दो कहाँ है, उसके लिए फोन इतने सारे हो जाते हैं नहीं। अब सोचो कि जो है सिर्फ मात्र बाइक पर चालान के लिए, और सोचो वहां पर बुर्का पहने या हिजाब पहनने पर अगर स्थान क्या होगा 96,000 रुपए का, यानी कि 1,000 स्विस फ्रैंक जो है लगाया जाएगा जुर्माना। ठीक है, चलिए स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी जो है इसे लेकर के कानून बनाया जा रहा है। इस पर कई प्रकार के वाद विवाद होते रहते हैं बुर्का को लेकर, हिजाब को लेकर के। ठीक है, चलिए जिम्बाब्वे में मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए गए अभी हाल ही में। ठीक है, तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगग्वा ने देश में मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। वहां की संसद में मौत की सजा को खत्म करने के संबंध में हाल ही में हुए मतदान के बाद राष्ट्रपति एमरसन ने यह कदम उठाया है। आप जानते होंगे जिम्बाब्वे में 2005 से अब तक किसी को फांसी नहीं दी गई है, लेकिन देश के न्यायालय हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में इस सजा की घोषणा करते रहे हैं। राष्ट्रपति एमरसन लंबे समय से मृत्युदंड के विरुद्ध थे अपने आप पे कि भैया किसी को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, है ना। तो ये चीज भारत में भी कई बार उठती है, ऐसे कई बार भारत में जब फांसी की सजा दी जाती है तो इस पर लोग कटाक्ष करते हैं, लोग को कहते नहीं यार हमें किसी को मारने का अधिकार क्या, नहीं के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तथैवच, है ना। धर्म के लिए हिंसा करना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, कोई बलात्कारी है, रेपिस्ट है, किसी रेपिस्ट ने अगर कई सारे बच्चों का बलात्कार किया हुआ है, किसी की अस्मिता पर जो है उसने जो है वो की है, छेड़ाकसी की है, तो ऐसे लोगों को जीने का अधिकार कोई है वही नहीं। देखो सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो पाप जो है बढ़ता चला जाएगा। दुष्ट को सजा दिल मिलनी ही मिलनी चाहिए। अगर यह काम नहीं होता तो महाभारत और रामायण युद्ध होता नहीं एक्चुअली में। ठीक है, अगर यही सोच हमारी होती है। दुष्टों का संहार करना हमारा धर्म होना चाहिए, दुष्टों पर दया करना गलत है। ठीक है, एक सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है, आतंकवादी सामने से गोली मार रहे हैं, सैनिक क्या कहेगा, नहीं 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 भैया हम तो, हमारा कोई अधिकार नहीं है, नहीं मारना चाहिए, मारना चाहिए। दुष्टों का संहार करना बिल्कुल करना चाहिए और यही मानवता कहती है। ठीक है, याद रखिएगा, दुष्ट के साथ कोई हिला हलवाई नहीं। नेक्स्ट है, अभी अगर भारत में भ्रष्टाचार के लिए फांसी सजा भी हो जाए, ठीक है, नॉर्मल करप्शन के लिए भी अगर फांसी सजा होने शुरू हो जाए, अभी देखिए करप्शन का रेशियो कितना डाउन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि होता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, ठीक है, ये हालांकि मैंने आपको बताया था लेकिन फिर भी दोबारा न्यूज में आएगा तो इसको देख लीजिए। इसमें जो है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया ने अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू कर दिया है। ठीक है, इन 5 देशों ने इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का स्थान लिया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य शामिल हैं, 5 अस्थायी और 10 निर्वाचित सदस्य, जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। आप जानते होंगे इसके बारे में, है ना। और 5 जो अस्थायी सदस्य हैं वो आप यहां पर लिखे हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, इनको P5 के नाम से जाना जाता है। इक्वाडोर के 7 प्रांतों तथा 3 नयन पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने देश में बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों का लॉकडाउन, इमरजेंसी वहां पर लगाया हुआ था। ठीक है, चलिए इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया अभी हाल ही में। तो इंडोनेशिया विकासशील देशों के ब्रिक्स समूह यानी कि ब्रिक्स का फुल मेंबर यानी पूर्ण सदस्य बन गया। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ब्रिक्स में 10 देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया शामिल हैं। ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, कब, इस बार, यानी कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार कौन संभाल रहा है, ब्राजील संभाल रहा है। ठीक है, चलिए अमेरिका के इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है भाई साहब, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप को न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कोर्ट ने 10 जनवरी को पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने के मामले में जुड़े 34 आरोपों में सजा सुनाई गई है। फिलहाल कोर्ट ने ट्रंप को जेल न भेजकर बिना किसी शर्त बरी कर दिया। ठीक है, चलिए एनीवेज, रैबिट फीवर, ये क्या है भाई साहब, अमेरिका में रैबिट फीवर के मामले आ रहे हैं। सीडीसी के अनुसार पिछले 1 दशक में इस बीमारी के मामलों में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। रैबिट फीवर, जिसे टुलारोमिया भी कहा जाता है, एक जूनोटिक बीमारी है जो खरगोशों और अन्य जानवरों से इंसानों में फैलती है। जूनोटिक डिजीज में क्या होता है कि जो डिजीज होती है वो सामान्यतः एनिमल से ह्यूमंस में आती है, यानी कि जानवरों से आदमियों में जाती है, उसे हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से खरगोश,
चूहे और अन्य छोटे स्तनधारियों में पाया जाता है। मनुष्य में यह संक्रमण संक्रमित जानवर के सीधे संपर्क में आने, उनके काटने, संक्रमित मांस का सेवन करने और संक्रमित मिट्टी या पानी के संपर्क में आने से हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अनवांटेड जानवर को मत पाला करिए अपने घर में बिना मतलब के। जैसे कुत्ते को पालते हैं आप लोग, बहुत नुकसानदेह भाई, मत पालिएगा, रेबीज हो जाएगा, ठीक है, इंजेक्शन कुचवाए होगे तब भी हो जाएगा आपको। इसी प्रकार से जानवरों का मांस खाने पर, मीट खाने पर बहुत प्रकार के रोग होते हैं, मत खाया करिए आप लोग, है ना, किसी भी रूप में। चलिए, दया करना जीवों पर अलग बात है, करिए दया, लेकिन पाली वाली मत बिना मतलब के। जाफना के सांस, आजकल लोग बिल्ली पालते हैं, बताइए कितनी घटिया बात है, बताओ, इतनी दुनिया भर की बीमारियां होती बिल्लियों से, पता नहीं बिल्ली पालते हैं लोग, क्या क्या मतलब, कितना आप लोग समाज जो कितना जो है वो जंगली होता चला जा रहा है एक तरीके से, किस रूप में। जानवर प्रेमी होना अलग बात है, प्रेमी होइए आप, उनके पालन के लिए आप पार्क बनाइए, बगिया बनाइए, घर बनाइए, तितलियों के लिए, पक्षियों के, सब कुछ करिए, लेकिन घर में एंटर मत कीजिए, है ना, दोनों में अंतर है, उनके रहन सहन में, आपके रहन सहन में, ठीक है ना भाई, याद रखा करिए। जाफना के सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखने की योजना घोषणा कर दी गई है। तो श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के बुद्ध शासन, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हिनुदुमा सुनील सेनेवी ने जाफना के सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखने की घोषणा कर दी है। ठीक, बस यह निर्णय महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि तथा उनके सम्मान में लिया गया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए। बस इतना बात याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, इसमें वही लोग, अच्छा छोड़िए, ये क्या, कैसी न्यूज आ गई, चलो। WHO से अमेरिका हटने की घोषणा कर दी है, ये मैंने आपको बताया भी बात में, तो बस याद रखिएगा। अब चूंकि WHO चर्चाओं में रहा है तो WHO के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और मुख्यालय कहां पर है इसका, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका, भाई साहब देखो यहां से बाहर हुआ, मतलब किस किस संगठन से बाहर हो रहा है, मतलब जहां पर उसको लगता है कि यार हमारा यहां फायदा नहीं हो रहा है वहां से बाहर हो रहा है। पेरिस जलवायु समझौता सोचो कितना महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता है, लेकिन इस पेरिस समिट से अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया। वो कह रहा भैया हम ही क्या कार्बन के बने पुरोधा जो है, ये गलत बात है। वैश्विक लेवल पर कार्बन को कंट्रोल करने का काम सभी देशों का है और निश्चित तौर पर अमेरिका को हेल्प करनी चाहिए अलग अलग जो है देशों को कि भैया तुम कार्बन कम करने के लिए इतना पैसा हमसे ले लो, लेकिन कम करो। लेकिन जिम्मेदारियों से क्या है, भाग रहा है अपने आप में, क्योंकि जो राष्ट्रपति महोदय बने हैं वो क्या है, पैसे के बहुत बड़े क्या है, बिजनेसमैन है अपने आप में, मतलब बिजनेसमैन है, तो उनका दिमाग बिजनेसमैन वाला ही चलता है। गलत बात है लेकिन, है ना। चलिए, तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की बात कह दी है। पेरिस जलवायु समझौता निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे, और क्या है पेरिस जलवायु समझौता, बहुत बार आप एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, या फिर आप सीधे मुझे पेरिस जलवायु समझौते के बारे में 2, 4, 6, 10 शब्द लिख करके मुझे कॉन्टैक्ट नंबर 86044092 पर भेज सकते हैं, ठीक है, 8604409201, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इसके बारे में लिख करके। और बाकी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का बदला नाम, यह चर्चाओं में रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट मैकिनले रखने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। बराक ओबामा ने इसका नाम डेनाली रखा था, जिसे 47वें प्रेसिडेंट ने बदल दिया। आदेश के अनुसार आसपास के राष्ट्रीय उद्यान को डेनाली राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र कहा जाता रहेगा। और 2015 में ओबामा ने आधिकारिक तौर पर इस पर्वत का नाम बदलकर डेनाली कर दिया था, जो अलास्का के मूल निवासियों द्वारा सदियों से इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। और कोई कौन अथाबारस्कन भाषा में इसका अनुवाद दहाई वन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है न्यूज, आप लोग इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा। ओके, बाइक कोई दिक्कत होगी इस पर आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 6 भारतीय भी हाल ही में शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है, जिनमें 6 भारतीय मूल कौन कौन से, विवेक रामास्वामी, कश्यप काश पटेल, जय भट्टाचार्य, श्री राम कृष्णन और हरमित ढिल्लो और उषा वांस। बस इतना बात रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी इनके बारे में डिटेल्स में दिया गया है, इतना नहीं दिमाग लगाना आपको, इनके नाम याद रखिएगा, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल गई है भैया, आप बताओ कैसा कैसा देश है। समलैंगिक विवाह निश्चित तौर पर आप जानते होंगे, समलैंगिक विवाह पर भारत में भी एक समय पर खूब बहस छिड़ी हुई थी कि भैया समलैंगिक विवाह को यहां पर मान्यता देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की संस्कृति परंपराएं अलग है, समलैंगिक विवाह ठीक है नहीं सही माना जाता, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, बाकी आपकी अपनी राय हो सकती है, ठीक है। चलिए,
हालांकि भारत में समलैंगिक विवाह क्या गैर कानूनी, बिल्कुल सही बात है, और यहां पर समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं भी देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मामला सारा सारा गड़बड़ हो जाना। वैसे ही बहुत कुछ ऐसा कांड हो रहा है भारत में जो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं। चलिए, जैसे कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था किसके लिए कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप बाहर जा सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा अजीब और गरीब मुझे फैसला लगा था। एनीवेज, नो कमेंट अबाउट दिस मैटर। ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दे दी है। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जनवरी को क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है। कार्यकारी समूह मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट सहित विभिन्न मामलों पर रिपोर्ट अपनी देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्वांतानामो बे में 30,000 लोगों की क्षमता का प्रवासी हिरासत केंद्र। तो ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांतानामो बे में अमेरिकी नौसेना बेस पर 30,000 लोगों की क्षमता का प्रवासी हिरासत केंद्र जो है क्या कर रहा है, बना रहा है। बस हो गया। अब बस ये हमारा अंतरराष्ट्रीय जो है करंट अफेयर्स का वाइंड अप हो गया। अब आपके लिए न्यूज है, पीसीएस 2026 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों स्तरों की तैयारी कराई जाएगी। इसमें प्री के टेस्ट सीरीज आपका, मेंस के टेस्ट सीरीज आपका, प्री का पीवाई क्विज आपका, मेंस का पीवाई क्विज वीडियो के माध्यम से, अभी नहीं वीडियो के माध्यम से आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस, आपको मेंटरशिप, आपकी ये सब चीजें जो है आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आपका लक्ष्य जो है पीसीएस का है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स को लेने के बाद ना सिर्फ आपकी पीसीएस की तैयारी हो जाएगी, बल्कि इससे आपकी आरओ की भी तैयारी हो जाएगी और यूपीएससी की प्री और 4 पेपर जीएस की तैयारी भी आपकी हो जाएगी ऑप्शनल को छोड़ते हुए। तो ये एक जो है बड़ा सेगमेंट है। इसके अलावा आप अगर जो है जीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एलटीकेट की तैयारी कर रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें जो सेगमेंट आता है जीएस का वो भी इसी से आपका हो जाएगा रेडी। तो आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसमें प्रॉपर मेंटरशिप, गाइडेंस सब कुछ किया जाएगा। अगर इस बैच में आप एनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर पीसीएस 2026-27 लिखकर के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको डिटेल्स जानकारी दे दी जाएगी। धैर्य रखिएगा, आपको रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। मुझे लगता है कि आप इस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं और इंटरव्यू तक जाते हैं तो ऐसे में आपकी सारी फीस भी रिफंड हो जाएगी। और खास बात, इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी भी बाहरी स्रोत पर, किसी बाहरी किताब या नोट्स पर आपको नहीं जाना होगा, इसी से आपको हो जाएगा। इसमें बाइलिंगुअल नोट्स भी आपको मिलेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होंगे, 18 महीने की इसकी कोर्स की बैटरी होगी। इसमें सीसैट, ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, न्यूज मैगजीन सब कुछ कराया जाएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको ना कराई जाए, ठीक है। तो अगर इस कोर्स की हम लोग कॉस्टिंग में निकालेंगे तो बहुत जाएगा, लाख से ऊपर जाएगा, लेकिन इतनी फीस नहीं है, बहुत कम फीस रखी गई है, जिससे आप जो है एक साधारण घर के भी व्यक्ति हो तो आप ताकि उससे एडमिशन अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आज छोटी सी न्यूज। बाकी हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। नेशनल करंट अफेयर्स हमारा बचा हुआ है, उसको करके हम सीधे वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से शुभकामना है। खाते पीते रहिए, लोड मत कीजिए, टेंशन मत दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।